Good morning, children. So, we are meeting in third lecture of chapter 1, Social Religious Reforms. अच्छा, पहले लेक्चर 1 और 2 का हम रिवीजन करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने आपको सिखाया, समझाया कि व्हाट इज मीन बाय रिफॉर्म्स, जिसको हम रिनाइसेंस बोलते हैं, और उसके पायनियर थे राजा राममोहन रॉय। राइट, उसने नींव रखी थी समाज सुधार की, और आहिस्ता आहिस्ता समाज में सुधार आने लगा। ये बात हुई। सेकेंड लेक्चर में हम पढ़े रामकृष्ण परमहंस के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में। राइट, तो दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था। अभी ये थर्ड लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमारे जो टॉपिक है थर्ड लेक्चर की, वो कौन से मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप देख लो। पहला मेरा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद, दूसरा टॉपिक है रिफॉर्मेशन इन मुस्लिम सोसाइटी, तीसरा टॉपिक है सिख सोसाइटी, चौथा पारसी कम्युनिटी, पांचवा ज्योतिबा फुले एंड लास्ट ठक्कर। अच्छा, इतने सारे टॉपिक में से हमारे दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राइट, एक है स्वामी विवेकानंद और दूसरा है ठक्कर बाबा। तो हम शुरू करेंगे स्वामी विवेकानंद से। बच्चों, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। राइट, बेसिकली ही वाज कॉल्ड नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन में कई सारी कहानियां आपने सुनी है। राइट, बिल्कुल जिद्दी प्रकार का लड़का, मतलब उसमें पॉजिटिव जीत थी। He was born in a very rich family, very well-to-do family, बहुत बढ़िया फैमिली में, लेकिन उसकी सोच अलग थी। He was not attracted towards material gains. He was not attracted towards the wealth of the society. Material gains, कामकाज, उसके पिताजी के व्यापार धंधे, उसमें उसको कोई रुचि नहीं थी। उसको सिर्फ रुचि थी इंक्विजिटिव चीजें जानने को। छोटे बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसने एक बुक लिखी है द विंग्स ऑफ फायर, और उसका ट्रांसलेशन है गुजराती में, हिंदी में अग्निपंख और अग्निशिखा, उसकी बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ये एग्जांपल के जरिए आपको बिल्कुल स्वामी विवेकानंद का कैरेक्टर आपको दिमाग में घुस जाएगा। Once he visited a primary school in डिब्रूगढ़, आसाम। जो हमारे प्रेसिडेंट थे, तो वो डिब्रूगढ़ गए थे, आसाम। पेरेंट्स, टीचर और बच्चों के साथ इंटरेक्शन था। टीचर्स लोग बैठे थे, बच्चे लोग बैठे थे, पेरेंट्स आए थे, क्योंकि उस वक्त भारत के प्रेसिडेंट आने वाले थे। तो एक बहुत उत्साह का माहौल था, बातचीत होती थी, और बच्चे लोग, आप तो जानते हो APJ अब्दुल कलाम साहब को बच्चे लोग बहुत अच्छे लगते थे। मतलब he was very happy to live with children। भले वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोले जाते, लेकिन बिल्कुल बच्चे की तरह उसका दिमाग था, उसका वर्ताव था, मतलब इनोसेंट वर्ताव था। एंड इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। ही वाज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन पूरी जिंदगी। राइट, देश के लिए समर्पित कर दी, ऐसे हम सब जानते हैं। तो बात पे आते हैं। डिब्रूगढ़ की स्कूल थी, तकरीबन 700 चिल्ड्रन ने भाग लिया था, 700 बच्चे थे। उधर सवाल जवाब हो रहे थे, कई बच्चे लोग सवाल पूछ रहे थे कलाम साहब को, कलाम साहब जवाब दे रहे थे। एक थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे ने एक सवाल पूछा कलाम साहब को कि सर, हु इज कॉल्ड साइंटिस्ट? हमको वैसे तो मालूम ही है साइंटिस्ट, जो हम इसको साइंटिस्ट बोलते हैं, तो साइंटिस्ट हम उसको बोलते हैं
जो लैब में पूरी जिंदगी बिताते हैं, नत नए प्रयोग करते हैं, नई नई चीजें खोली जाती है, राइट, दुनिया के सामने वो रखी जाती है, उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं टेक्निकली, बराबर है। लेकिन कलाम साहब का जवाब क्या था? जब ये बच्चे ने पूछा कि सर हु इज कॉल्ड साइंटिस्ट, हम जैसे सबको बाइफरकेट करते हैं, ये डॉक्टर है, ये सीए है, इंजीनियर है, कोई प्रोफेशनल है, ये साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट किसे बोलते हैं? क्यों ये बच्चे ने पूछा था? क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज अ साइंटिस्ट, ही हिमसेल्फ वाज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये तीसरी स्टैंड के बच्चे ने पूछा। कलाम साहब ने जवाब दिया कि चिल्ड्रन आर कॉल्ड बेस्ट साइंटिस्ट, चिल्ड्रन आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट हम लोग नहीं है, साइंटिस्ट वो लैब में एक्सपेरिमेंट करते वो नहीं है, साइंटिस्ट जो पूरी जिंदगी लैब में समर्पित कर देते हैं वो साइंटिस्ट नहीं है। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ साइंटिस्ट, सबसे बढ़िया साइंटिस्ट बच्चे लोग होते हैं, छोटे बच्चे। There was a great applause, क्योंकि बच्चे लोग को वो जवाब समझ आया, सब अपने आप को समझने लगे हम साइंटिस्ट हैं। लेकिन उसका कहने का मतलब उसने बाद में समझाया कि बिकॉज साइंस इज ऑलवेज बोर्न आउट ऑफ क्वेश्चन। साइंस का जन्म कहाँ से होता है? क्वेश्चन में से। आपने पढ़ा है कि when एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री, न्यूटन उस वक्त थिंकिंग करने लगे जब पेड़ के नीचे बैठे थे कि व्हाई ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम टॉप ऑलवेज रीच द बॉटम। ऊपर से कोई भी चीज गिरती है तो नीचे क्यों आती है? और ये सवाल ने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का जन्म किया। ये पहली तर्क है। अगर ऐसा होता, अगर कोई दूसरा होता तो क्या होता है? बैठे हैं, एप्पल पीला, राजी हो जाएगा, मुफ्त का एप्पल मिला, चलो खाना खा के निकल जाते, वो भी हो सकता है। लेकिन दिस मेड हिम थिंक, ये सोचने पे मजबूर हुए कि कोई भी चीज, देखो ये पेन है मेरे हाथ में, अगर मैं गिराऊं तो नीचे ही गिरेगी, तो उसका बेस क्या है? क्यों ऐसा होता है? अगर कोई चीज आप ऊपर से गिराओ तो नीचे ही जाती है। इसको समर्पित करके वो सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, कई सारे नॉलेज, कई सारे किताबें, कई सारे रेफरेंस पढ़ के आगे बढ़ते बढ़ते उसने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हमको दिया, जो आप लोग आज साइंस में पढ़ते हो। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, स्मॉल जी, सब बिग जी। मेरे को बहुत साइंस नहीं आता है, लेकिन थोड़ा कुछ मालूम है। तो ये बात हुई। तो अभी मैं मेरी बात पे आता हूँ। चिल्ड्रन आर कॉल्ड द बेस्ट साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे इतने सवाल पूछते हैं, इतने सवाल पूछते हैं, किसी को मर्यादा ही नहीं होती। See, children are inquisitive and science is always born of questions. मान लो आप लोग तो बड़े हो गए हो, आपको हम समझा सकते हैं कि बेटा ये नहीं करने का, वो करने का, ये नहीं करने का, ये सवाल मत पूछो, तो आप नहीं पूछोगे क्योंकि आप अब बड़े हो गए। मैं जो बच्चों की बात कर रहा हूँ वो मैं कौन सी एज की बात कर रहा हूँ? 4, 5, 6, 7 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। आप उससे बड़े हो, आप भी बच्चे ही हो, लेकिन आप बड़े हो। मैं 5, 7 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो उसके दिमाग में, उसके जहन में इतने सवाल है, वो शायद अपने पापा को भी पूछेंगे, पापा आपको पापा क्यों बुलाते हैं, मम्मी आपको मम्मी क्यों बुलाते हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब इट इज नॉट अ रिडिकुलस क्वेश्चन। सी, वो कोई मजाक की साधन नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में, एक छोटे से दिमाग में ऐसे हजारों सवाल आते हैं, जिसमें से साइंस का जन्म होता है। बिकॉज साइंस इज ऑलवेज बॉर्न ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग, और थिंकिंग सबसे ज्यादा छोटे बच्चे ही करते हैं। अगर स्कूल में देखो, प्राइमरी वाले बच्चे, टीचर बोलते हैं कम ऑन चिल्ड्रन, योर वर्क इज ओवर, कीप योर हेड डाउन। 2 बच्चे एक बेंच पे बैठ के हेड डाउन कर देते हैं, लेकिन वो आंख बंद करने का ढोंग करते हैं, इतनी खींच के आंख बंद करते हैं जैसे मान लेते हैं कि टीचर को मालूम नहीं, लेकिन आहिस्ता आंख खोल के अपने बगल वाले लड़के को देख लेते हैं, क्या कर रहा है भाई तू, बैठे बैठे वो आगे पैर झुका के किसी की वो हॉली करते हैं बैठे बैठे। सो सी, दिस इज इंक्विजिटिवनेस, राइट? एंड इंक्विजिटिवनेस में साइंस का जन्म होता है। तो हमारी जो बात है,
स्वामी विवेकानंद, जिसको हम नरेंद्र बोलते हैं, उसका बचपन ऐसा ही था, इंक्विजिटिवनेस था कि ये क्या हुआ। अगर कोई ऐसे बोले कि बेटा इसका मतलब ये होता है, तो वो आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। चलो भाई इसने बोला ऐसा है तो ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मेरे को जवाब दो। और मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो नरेंद्र नाथ दत्त का पढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास एक जीवता जागता नरेंद्र बैठा है, वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा है। आज मैंने न्यूज़पेपर में रिकॉर्डिंग के दिन मैंने पढ़ा, आज सुबह में पढ़ के आया। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेट 6 सितंबर के नरेंद्र मोदी ने आज 20 इयर्स पॉलिटिकल कैरियर में खत्म किए। आज 20 इयर्स खत्म किए, आज से 21st ईयर उसका पॉलिटिकल कैरियर का शुरू हुआ। गुजरात के सीएम रहे 13 साल और 7 साल बड़ा प्रधान रहे। राइट, एक सोचने वाली बात है। कल मैंने एक बीबीसी न्यूज देखा है, कल का रात को, क्वाड, QUAD, मैं अपनी टॉपिक से थोड़ा बाइफरकेट होता हूँ, ये थोड़ा लंबा चलेगा। QUAD ये शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा नाम तो नहीं दिया था बीबीसी वाले। बीबीसी तो कौन सी चैनल है आपको सबको मालूम है, इंग्लिश न्यूज। पूरा नाम देते थे क्वाड। इसमें रशिया, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, सॉरी रशिया नहीं, सॉरी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, ये 5 देश, 5 देश का समूह यूएन में बना है। हमारी तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर उधर है अभी आज के वक्त में। 9 सितंबर को वो लोग चीन को मतलब क्लच में लेने वाले हैं, हम सारी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि चीन ने जो कोरोना का महामारी फैलाया, जैसे बोले जाते हैं, बराबर है। फिर लद्दाख इश्यू, बिना कोई वजह, हम तो शांति से रहते थे, लेकिन उधर बॉर्डर पे उसने आर्मी का जमावड़ा किया और खामखा इश्यू क्रिएट कर दिया। इंडिया की तरफ से कोई गतिविधि नहीं हुई थी, लेकिन पहुंच गए पाकिस्तान को सरेआम हर एक वक्त मदद कर रहा है। तो ये सब जो इश्यू है वो इंडिया उठाने वाला है यूएन में, और उसको सपोर्ट करने वाला है ये क्वाड कंट्री। मतलब क्वाड कंट्री में कौन से, इंडिया के अलावा कौन से कंट्री है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएस। ये चार सबसे बड़े देश हैं जिसका यूएन में वचन है। मतलब ये लोग ने ऐसा किया, मैं पूरा सारांश बताता हूँ कि ये लोग ने जो किया है, ये लोग का कहना ये है कि जो इंडिया अभी लद्दाख के लिए जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो जिनपिंग को जवाब दे रहा है वो सही है, एंड वी सपोर्ट इंडिया, वी सपोर्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये उसकी आभा है। आज वो हिंदुस्तान के लिए नहीं, वैश्विक मानव बन गए हैं। कोई से नहीं, दोनों का नाम नरेंद्र है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये 4 महान देश, बड़े देश, क्या इंडिया को एक साथ सपोर्ट करते हैं? शायद एक सपोर्ट करता है, 2 4 ऐसे सपोर्ट करता है। अभी 9 को चाइना के सामने फेस ऑफ मीटिंग है, मतलब 1:1 मीटिंग है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, और उसमें सपोर्ट, उसके सपोर्ट में ये 4 कंट्री मतलब जो भी हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे वही हमारे विदेश मंत्री बोलेंगे। विदेश मंत्री का टोन क्या होगा? जो हमारे प्रधानमंत्री का टोन होगा। मतलब कहने की बात क्या है? इंक्विजिटिवनेस। तो इसमें रीडिंग, इसमें अंडरस्टैंडिंग, और सबसे बढ़िया बात क्या है? तत्वज्ञान, चिंतन, राइट, जिसको हम तत्वज्ञान बोलते हैं। कितना मनन करना पड़ता है, कितना चिंतन करना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है। तो ये सब खूबियां स्वामी विवेकानंद में थी। कई उसकी सारी बाल वार्ताएं हैं, आपने पढ़ी है, लेकिन आगे जाके वही बच्चा नरेंद्र नाथ दत्त में से
स्वामी विवेकानंद बन गया। कब? 1883 की रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो में हिंदू धर्म के ऊपर सिर्फ 10 मिनट दिए गए थे, जहां धर्म के दुनिया के बड़े बड़े धर्म के कई सीनियर बड़े बड़े लीडर्स जब शिकागो में इकट्ठे हुए थे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, तब नरेंद्र की उम्र तो मगज लड़के जैसी थी, यंगस्टर की थी, टीनेज लड़का था, वो क्या बोलेगा। लेकिन उसने जब भागवत गीता एलोबरेट किया, तब सब लोगों को मानना पड़ा कि भाई हिंदुइज्म इज द बेस ऑफ ऑल द रिलीजन इन द वर्ल्ड। पेड़ कितना भी बड़ा हो, उसकी ब्रांचेस कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसके मूल, उसके रूट्स सबसे महान है। तो रूट्स है हिंदुइज्म, ओरिजिनल कल्चर ऑफ वर्ल्ड, राइट। हमने संस्कृति वर्ल्ड को सिखाई है, हमने वर्ल्ड से लिया, मैं मना नहीं करता, लेकिन सभ्यता दुनिया को हमने सिखाई है। तो ये सब प्रोपोगेट किया था स्वामी विवेकानंद ने, राइट। आज भी आप किसी फोटोग्राफ देखो, किसी बुक पे देखो, तो नीचे लिखा गया होता है Arise, awake and stop not till the goal is reached. धैर्य रखो, शांति से अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ो, काम ही हमारा ईश्वर है। दूसरा स्लोगन क्या लिखा होता है? वर्क इज वर्शिप। भगवान को मंदिर मस्जिद में नहीं ढूंढना पड़ता है, वो हमारे में है, हमारे काम में है। वर्क इज वर्शिप। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। These are the epics. These are the thoughts which are universally gifted by Swami Vivekananda to the world. Right? और स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप जितना पढ़ो, आप लोग स्कूल में आओगे, मैं आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत चर्चा करेंगे। अगर आपके पास कोई शेयरिंग टॉपिक है, आप होमवर्क में लिख लेना, हम बात करेंगे क्लास में। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ बंटवारा करूंगा, लेकिन हमारा क्या है आपको मालूम है, 45 मिनट 47 मिनट से बाहर नहीं जा सकते, वीडियो लेक्चर में क्लिक हो जाता है, तो हमारा टॉपिक हमको छोटा करना पड़ता है, राइट। लेकिन आप सब लोग चाहते हो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये होमवर्क की वजह से मैं नहीं कर रहा, आप ये लेक्चर जब देखते होंगे तब एक एक्स्ट्रा होमवर्क करना बच्चों, स्वामी विवेकानंद के बारे में नेट पे आप सर्च करो, आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये बुक में तो बेटा कोई कुछ नहीं है, राइट। सो लेट अस सी अबाउट विवेकानंद। और उसने अपने गुरु को सबसे महान बताया। रामकृष्ण परमहंस जितने बड़े संत थे, महात्मा थे, वो तो है ही, माँ काली माँ उसको साक्षात थी, राइट। अपनी लेफ्ट हथेली में वो माँ काली माँ से बात कर सकते थे, लेकिन उसको ज्यादा हाईलाइट किया उसके विषय में स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य थे, चेले थे, और जितना विवेकानंद जी ने उसको हाईलाइट किया, शायद किसी और ने उसको हाईलाइट नहीं किया होगा। Understood? See. So let us see. A Bengali graduate named Narendranath Dutt. He was born in 1863. 1863 AD. Right? उधर उसका जन्म हुआ, छोटी सी उम्र में गुजर गई, बहुत छोटी उम्र में। एक बार मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अपने देवी देवताओं की तस्वीर देखते हैं, कोई माता जी है, कोई भगवान है, तो उसके बैकग्राउंड में सर के पीछे एक ऑरा होती है, लाइट होती है, चमक, उसका एक चेहरा चमकीला होता है, वो भगवान है। इसीलिए आप कोई भी संत पुरुष के जो सच्चा संत है, उसका चेहरा देखो, उसके पीछे कोई सर्कल नहीं दिखाई देगा भगवान की फोटोग्राफी की तरह, लेकिन उसके चेहरे में से लाइट आपको दिखती, तेजस्विता दिखती है। स्वामी विवेकानंद का चेहरा देखो, इतना तेजस्वी चेहरा है, कोई भी हिप्नोटाइज हो जाता है, कोई भी हिप्नोटाइज, उसके चेहरे में से आकर्षण। सेम वो नरेंद्र में भी
50 लोग बैठे हैं तो एक ही चेयर आपको अट्रैक्ट करता है, तुम्हारा ध्यान एक तरफ हट जाए, एक ऊर्जा, एनर्जी, एंड दैट इज स्पिरिचुअल एनर्जी, और जिसको हम तप बोलते हैं, जिसको कई सारी चीजें बोलते हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग बोलते हैं, कोई उसको कुदरती गिफ्ट बोलते हैं, कोई उसको उसका नॉलेज बोलता है, कोई उसको उसका माइंड पावर बोलते हैं, कोई उसको तप बोलते हैं, माइंड में क्या है, लेकिन ये है वो हकीकत है, एक चेहरे पर चमक रहती है। हम लोग ऐसे दाढ़ी बाड़ी बना के चमकते हैं, वो ऐसे ही चमकते हैं, राइट? तो ये बात होती है, came in contact with Ramakrishna Paramahansa, who reciprocated his quest of knowledge. उसमें एंजाइटी तो बहुत थी, तो उसकी एंजाइटी को शांत किया रामकृष्ण परमहंस, and he became his disciple. Disciple मतलब उसके शिष्य बन बैठे। रामकृष्ण परमहंस से वो इतने आकर्षित हुए, उसको अपना गुरु मान लिया, and he became सन्यासी, सब कुछ छोड़ दिया, सत्य की शोध में निकल पड़े। और रामकृष्ण परमहंस भी इतनी बड़ी विभूति थी, वो कोई छोटे मोटे तो नहीं थे। एंड he studied Western philosophy, तत्वज्ञान। स्वामी विवेकानंद advised the people to serve the poor। अभी मैंने बोला ना, उसका एक स्लोगन क्या है? सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। प्रभु सेवा એ છે જે માણસોની સેવા કરે છે, બરાબર? ભગવાનને આપણે મંદિરમાં નથી શોધવાનો, ભગવાન આપણી અંદર જ છે, આપણી આસપાસ જ છે, કેટલા રૂપિયા આપણી સામે છે। And look for God in a needy people। हमारे सामने हमारा भगवान बैठे हैं, तो फिर काय को मंदिर में ढूंढने चलेगा? You oppose idol worship gods, right? He embodied pride for rich cultural heritage and faith in the bright future of Indian youngsters। अभी मैंने बोला ना, दुनिया का सबसे पुराना कल्चर हमारा कल्चर है। We are proud of our culture, हिंदुस्तानी कल्चर, इंडियन कल्चर। आप ढूंढ लो हमारे कल्चर में जितनी विविधता है, कोई भी कल्चर में आपको इसके 1% भी नहीं दिखाई देगी, मेरा गारंटी आपसे। He attended the parliament, underline this word। जब तक ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, तब तक वो नरेंद्र नाथ दत्त थे। उसके बाद वो स्वामी विवेकानंद बने। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नॉलेज था उसके पास, वो नॉलेज की लाइट उसके चेहरे पे चमक रही थी। आज भी उसका चेहरा देखो, एक एनर्जी की चेहरा लगता है समझ में? He attended the Parliament of Religious Conference in Chicago in United States in 1893 AD। महाराज 30 साल की उम्र में, 63 में उसका बर्थ हुआ था, 1893 में 30 साल की छोटी उम्र, right? With the influential speech, he provided understanding about the Indian philosophy and culture। What is Indian culture? Basically, ऐसा बोला जाता है, he has preached on भागवत गीता। भागवत गीता क्या है? भागवत गीता का सार क्या है? द थियरी ऑफ कर्म। क्योंकि भागवत गीता ही हमको कर्म सिखाते हैं, वो कर्म में मानते थे, क्योंकि दुनिया में कर्म से अधिक कोई नहीं है। हमारा कर्म सच्चा हमारा साथीदार है। अगर अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म है तो बुरा फल मिलेगा। हरे भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, हरेक जीवात्मा को, हरेक जीव को जो धरती पे आता है, छोटी सी चींटी से लेके बड़े हाथी तक, हरेक जीव को
उसके कर्म का बंधन चुकाना पड़ता है। And all the karma, that is all our deeds, are connected to our thoughts, and our thoughts are connected to our action, and action means result. क्योंकि हम जो करते हो पहले हमारे दिमाग में आता है, अगर दिमाग में सही बात आई तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो हमारी एक्शन सही होगी, तो रिजल्ट भी सही होगा। गलत बात आएगी तो गलत कर्म करेंगे, गलत एक्शन होगी तो रिजल्ट भी गलत होगा। कर्म गलत है तो रिजल्ट भी गलत होगा। ऐसा कुछ He visited various countries like United States, Egypt, Europe, China, Japan, etc. And he was an ardent supporter. Ardent मतलब strong supporter, एकदम चुस्त supporter of Indian culture. सबसे दुनिया की महान संस्कृति तो भारत की ही संस्कृति है, उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है, अनचैलेंजेबल। मैंने बार बार आपको बोला है, फर्स्ट टाइम में भी बोला है कि हमारी संस्कृति की करीब आना तो भूल जाओ, दूर दूर तक उसका कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। आप मेरे को एक संस्कृति का नाम बताओ, गर्व है, मैं नेगेटिवली नहीं बोलता हूँ, मेरे को गर्व है। आप लोग के 10th में मैं भी ये सब कुछ पढ़ के आया हूँ, बहुत पढ़ा है, लेकिन बार बार बोलना पड़ता है, वीडियो लेक्चर में हमारी लिमिटेशन होती है, क्योंकि हम 45 मिनट से ज़्यादा जा नहीं सकते, लिमिटेशन आ जाती है। वरना अगर बहस करने बैठे, बांटने बैठे कुछ थॉट्स तो शाम हो जाएगी। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी महान है, इतनी बढ़िया है कि देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ आवर कल्चर। आज भी हम घर घर में सीता ढूंढते हैं, दिखती है। आज भी घर घर में बड़े भाई को राम के स्वरूप माना जाता है। आज भी बच्चे लोग बचपन में जो तूफान मस्ती करते हो, तकरीबन 5, 7, 8 साल के बच्चे, उसको कृष्ण से कंपेयर किया जाता है। आज भी हम लोग को, भले हम बुरे हो अच्छे हो, हमको नहीं मालूम, फिर भी हमको गुरु बोला जाता है। आपकी तरफ से वो प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी कल्चर है। आज भी बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, चाहे कहीं भी पहुंचे, वो आके झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। राइट, दैट इज अवर कल्चर। आज भी हम एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं, एक दूसरे की अमान्य रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारा कल्चर है। राइट, हमने ये सब वर्ल्ड को सिखाया है। संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, सभ्यता क्या है, वो हमने वर्ल्ड को सिखाया है। अब दुनिया की संस्कृति पढ़ो, बार्बरिज्म था 15th सेंचुरी तक, पशु और मानव में कुछ डिफरेंस नहीं था, सभ्यता जैसा कुछ है ही नहीं। आपने एपमेन के बारे में पढ़ा है, होमो सेपियंस के बारे में पढ़ा है, केवमेन के बारे में पढ़ा है। 15th-16th सेंचुरी तक ये सब था। सभ्यता तो हमारे हिंदुस्तान में थी, कल्चर हमारे देश में था। राइट, ओके। स्वामी विवेकानंद gave a slogan, arise, awake and stop not till the goal is reached. उठो, जागो, ध्येय प्राप्त करो, रुको नहीं, झुको नहीं। और उसने ये करके बताया, सिर्फ बोले नहीं थे, करके बताया। स्वामी विवेकानंद established रामकृष्ण मिशन in कोलकाता in 1897। उसके गुरु के जाने के बाद एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई, रामकृष्ण मिशन। आज भी अगर बच्चे लोग आप कलकत्ता जाओ, बहुत विशाल जगह है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ भी बोलते हैं कलकत्ता में। राइट, बहुत बड़ा जगह है जहाँ वैदिक कल्चर, वेस्टर्न फिलोसॉफी, influence of new ideas, right, opposing all the negativities and evils prevailing in the society, opposing idol worship, वो सबका ज्ञान बांटा जाता था। राइट, one type of
ancient Gurukul system in the name of his Guru. His headquarters is at Belur. This mission adopted the ideas of service to mankind is service to God in various forms. हमारा ईश्वर हमारे पास है, हम सब में बसा है। एक बच्चे में भी दिखता है और बूढ़े में भी दिखता है। वो कोई मंदिर मस्जिद में नहीं बैठ के आराम करता है, तो सतत हमारे साथ है। वो प्रोपोगेशन स्वामी विवेकानंद ने किया था, वो समझाया था, right? And still we follow that idea as to be, right? His mission followed the service to mankind to services God. Manav Seva Age Prabhu Seva. That was the slogan delivered by Ramakrishna. Sorry, भगवान नहीं बोलते कि मेरे को ये भोग लगाओ, मेरे को ये करो, वो करो। आप मेरे क्रिएशन का ध्यान रखो, वही सच्ची सेवा है यार। वो ऐसा नहीं बोलता कि मैं मंदिर में आता हूँ, मेरे को इतना चढ़ावा दो, ये सब एक दिखावा है। वापिस मैं बोलता हूँ, I am not against any religion. I am not talking about any religion. Don't take me wrong. मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में ये तो मैं बोलूंगा ही कि सबसे बढ़िया व्यापार धर्म का व्यापार है। सबसे बड़ा व्यापार धर्म का व्यापार है। एंड रिलीजन इज ऑलवेज बोर्न ऑफ फियर। मैंने एरिस्टोटल को पढ़ा है। एरिस्टोटल बताते हैं व्हाट इज मीन बाय रिलीजन। धर्म हमेशा खौफ से जन्मता है, क्योंकि हम अपनी सारी धार्मिक किताबें पढ़ो, बनी बनाई वार्ता दिखाई देती है, एक दो कैरेक्टर लगा देते, इसने ये किया तो ये इसने ऐसा किया था तो ऐसा फल मिला, ऑपोजिट कैरेक्टर को बोलते हैं ऐसा किया तो इसने ऐसा फल मिला। They will make us fear, हमको डराते हैं और डर के अपना धंधा करते हैं। धर्म हमेशा डर से जन्मता है, डर में से धर्म का जन्म, और सच्चा धर्म होता है वहाँ डर नहीं होता, वहाँ कभी डर नहीं होता, खौफ से धर्म का जन्म होता है। हर एक धर्म में देख लो, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा। मैं आपको बोलूं, मैं सारे धर्मों को मानता हूँ, पूछता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मेरा है पूछो तो मैं कर्म को मानता हूँ। कर्म ही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। मैंने एक बार अहमदाबाद में पढ़ा था, मैं किसी काम से अहमदाबाद गया था, तकरीबन 8-10 साल पुरानी बात है। एक दुकान पे बुक्स की दुकान पे मैंने पढ़ा था। अपनी बुक्स के लिए मैं गांधी बाग गया था, बहुत सारी बुक्स नई पुरानी अब वहाँ को बुक्स मिल जाती है। एक दुकान में मैंने पढ़ा था, बड़ी सी एक स्लोगन लिखा था, गुजराती में मैं आपको बताता हूँ, गुजरात में लखेलू कि भगवान थी नहीं डरो तो चालसे। भगवान थी नहीं डरवा, भगवान तो लविंग फादर છે, હંમેશા આપણને માફ કરી દે, સાચા રીતે માફ માગી એટલે ભગવાન થી નહીં ડરો તો ચાલશે, પણ કર્મથી ડરો, કેમ કે કર્મ ભગવાનને છોડતું નથી। આ 10 વર્ષ પહેલા મેં લાઈન વાંચી એ લાઈન હજી આજની તારીખમાં મારા મગજમાં છે, એટલું ના સતત હું ઉચ્ચારતો। आप किसी भी पौराणिक सीरियल देख लो, क्योंकि भगवान से भी शायद जाने अनजाने में कोई गलती हो गई होगी तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, उसको उसकी सजा मिलती है, क्योंकि उसके कर्म खराब थे। आप रावण देख लो, राम से भी बुद्धिशाली था, राम से भी नॉलेज में महान था, लेकिन उसके कर्म गलत थे, उसका अंजाम गलत है। कंस देख लो, जिसको नेगेटिव कैरेक्टर देखते भैया दोनों आंख से देखना पड़ता है, एक आंख से नहीं। छोटा मोटा नहीं था, उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कर्म खराब थे, उसका फल उसको क्या मिला? गलत मिला। भगवान की नहीं डरो तो चाल से, कर्म की डरो, ठीक है, कर्म भगवान ने नहीं छोड़, आज नहीं तो काले, काले कोई पर रूपे आपने आके जाइए,
And that is why we have accepted a slogan in our 3 lions. हमारा नेशनल एम्ब्लम देखो 3 लायंस की मुद्रा है। अच्छा नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, ट्रूथ विंस। मराठी बचा देंगे, ट्रूथ विंस, बराबर। सो दैट वाज दिस कॉन्सेप्ट, राइट? Swami Vivekananda established Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897, and his guru, his headmaster was at Belur. This mission adopted the ideas of service to mankind is service to God. The mission followed all these things and runs on practical basis. Right? Now, it is reformation in Muslim society. Right? The early 19th century, social and religious reform started in Muslim society under the leadership of Haji Sharifullah from Bengal and Syed Ahmad Khan from Raibareli in UP. इतना ही आप अंडरलाइन करो, मैं जितना बोलता हूँ। There were 2 Muslim reformers. One was Haji Sharifullah of Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Bareilly. That is called UP. उसने भी कई सारे जो रीति कुरिवाज थे, कई सारी गलतियां थी, उसको साफ करने में उसको सहाय किया। Many Muslims started acquiring English education due to impact of Wahhabi movement. Wahhabi movement means शुद्धिकरण। मुस्लिम समाज में भी शुद्धिकरण मूवमेंट चला, जिसको वहाबी मूवमेंट बोलते हैं। शुद्धिकरण मतलब हमारी आत्मा की शुद्धिकरण, कि हमारे जो मन में खोट है वो निकालो, आत्मा शुद्ध हो जाता है और वो एक प्रथा बन बैठी और उसमें भी रिफॉर्म्स आने लगे ऑफ वेस्टर्न कल्चर। हम ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स टेचो उलेमास, उलेमास मतलब जैसे हम मंदिर में पुजारी बोलते हैं, मस्जिद में उसको उलेमा बोलते हैं, बराबर? उन लोगों ने विरोध किया क्योंकि उसकी धर्म की दुकान बंद होने लगा, लोग समझने लगे, लेकिन उसका विरोध कुछ कर नहीं सका, टिका नहीं, राइट? सर सैयद अहमद वाज बोर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। बहुत बड़े फैमिली में उसका जन्म हुआ था, अच्छा कारोबार था पिता का, लेकिन उसने समाज सुधार का रास्ता लिया। ऐसे कई कई महान विभूति बन गई है, सब कुछ छोड़ के देश के लिए निकल चले। इसलिए तो आज हम 100 साल के बाद भी उसको याद करते हैं, 150 साल के बाद भी उसको याद करते हैं। क्या समझ में? राइट? He remained loyal to East India Company in 1857, लेकिन उसके बाद उसको गलती समझ में आई कि मातृभूमि से तो कदापि गद्दारी नहीं होनी चाहिए। After his retirement, he went to England and was influenced by liberal ideas of West. रिटायर होने के बाद वो इंग्लैंड गए, उधर तो वातावरण देखा, तब जाकर उसको पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है, और उसने मुस्लिम समाज में ऑर्थोडॉक्सी को मिटाने का जिम्मा उठाया और वो आगे बढ़े। Right? He started a magazine called Tazkir-ul-Akhbar in 1870 and established Aligarh Muslim University in 1875. आप डार्क अंडरलाइन करो, हाँ? Which is called Aligarh Muslim University. He translated the books of English literature and science in Urdu language and tried to make Muslim familiar with the branches of knowledge from the West. He also opposed burqa system. पर्दा सिस्टम जो आता है मुस्लिम में, उसका भी उसने अपोज किया था। भाई सबको फ्रीडम होनी चाहिए, सबको अपनी आज़ादी होनी चाहिए। ये थे फिर सिख कम्युनिटी। The reforms of the 19th century were influenced by Sikh community Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee, which was formed with an objective to reorganize the religious practice and remove the evils practice of Gurudwaras. जो सिख समाज में जो बंदी थी, गंदगी थी, वो हटाने के लिए धर्म के नाम पे जो दतिक होते थे उसको हटाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना, उसका नाम था शिरोमणि
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और ये इंस्टीट्यूशन सिख धर्म में रिफॉर्म लाए। They established Khalsa College in Amritsar and many schools in Punjab। एजुकेशन को बढ़ावा दिया। फिर पारसी कम्युनिटी, द पारसी यंगस्टर got education। रहनुमाए मजदइसी सभा in 1851 for the reforms। और उसमें सबसे बड़ा नाम आगे आया दादा भाई नौरोजी, बराबर। दादा भाई नौरोजी was the leader। The sabha started periodical called रास्ता दफ्तार, मतलब एक मैगजीन वो लोग प्रिंट करते थे, उसका नाम क्या था? रास्ता दफ्तार। He gave importance to the reforms and carried out awakening in Parsi community। मतलब अपने कौम को, अपने समाज को जगाने का प्लानिंग किया गया और उस पर वर्क किया गया। K.R. Kama and Behramji Malbari are the great leaders of Parsi community, like Madam Kama, K.R. Kama, Behramji Malbari, Dada Bhai Noroji, सब बड़े बड़े लोग पारसी कम्युनिटी में से आए जो हमारे भारत को मिले, वो हमारा सद्भाग्य है। With the efforts of Malbari, the government passed the law fixing the minimum age of marriage in 1891। जो वो मैरिज का जो भी कायदा है ना, वो मलबारी के हिसाब से बनाया गया। He stopped child marriages। और 1891 में सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उसके एफर्ट्स की कदर करते हुए चाइल्ड मैरिजेस का कायदा बनाया कि भाई चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। ज्योतिबा फुले was well-known social reformer of Maharashtra। He started school for girls in Pune in 1857। He helped the widows to remarry। बहुत समाज कार्य किए थे। He challenged the authority of Brahmins in the society and established Satya Sodhak Samaj in order to educate confidence, and courage and enthusiasm in the people of Maharashtra। उसने अपनी तरफ से योगदान दिया था। फिर हम बात करते हैं ठक्कर बाबा की, हमारे भावनगर की, राइट। ठक्कर बाबा contributed as a head of Akhil Hind Harijan Sangh, right, established by Gandhi ji, and was very valuable and made a very valuable equipment of untouchables। जिसको अछूत बोलते थे उसकी सेवा करते करते ठक्कर बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। वो गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, राइट। He worked tirelessly to provide relief to the peoples affected to natural calamities। बाढ़ आती थी, भूकंप आते थे, दुष्काल होता था, तब वो अपने वॉलंटियर्स को लेके उधर पहुंच जाते थे और सेवा करते थे उस वक्त, राइट। His original name was Amritlal Thakkar। He was born in 1869 in the city of Bhavnagar, right। He remained dutiful and a devoutful servant throughout the life। पूरी जिंदगी लोगों के लिए समर्पित कर दी, पूरी जिंदगी लोगों के लिए उसने जीवन जिया, right। He was very much influenced by महात्मा गांधी। उस वक्त उसने इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी थी, ब्रिटिश शासन में, इतने पढ़े लिखे थे, इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी, समाज सेवा में लग गए, राइट। भावनगर स्टेट में उसको इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की पदवी मिली थी उस स्टेट में, लेकिन वो छोड़ दी, नहीं नौकरी कर दी, राइट। ठक्कर बाबा एस्टैब्लिश्ड पंचमहाल बिल सेवा मंडल, बिल लोगों की सेवा अपलिफ्ट लेके, and try to bring reforms in the bills, क्योंकि वो लोग तो रखते भटकते हैं जंगलों में, उसके समाज में कई पुराने रीति रिवाज है, उसको निकाल के उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, एजुकेशन के लिए, सब खोटे गंदे धंधे निकालना, उसने ये एस्टैब्लिशमेंट किया, बिल सेवा समाज इन पंचमहाल। ठक्कर बाबा and his followers freed the bills from addiction of alcohol। सबसे पहले बिल लोगों को उसने दारू पीना बंद करवाया। Other evil customs and superstition, जो अंधश्रद्धा में मानते थे जंगल में, वो सब हटाया और वो अपलिफ्ट हुए।
He opened the school for blind children. Right? He thought how to operate the spinning wheel and produce khadi. महात्मा गांधी के वो चाहक थे, फॉलोअर थे। तो गांधी जी का जो जीवन मंत्र था खादी का स्पिनिंग, वो अपने ठक्कर बाबा ने भी आगे बढ़ाया और उसमें वो बहुत काम करते हुए नजर आए। बराबर है? तो ये थे हमारे सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स। बराबर है? तो ये रिफॉर्मर्स वो हमारे लेसन नंबर 1 के। Now it is your time to take your homework. I hope you enjoyed this lecture. Question number 2. Write a short note on Thakkar Baba. Write a short note on Swami Vivekananda. And second, write a short note on Thakkar Baba. ये हमारे दो क्वेश्चंस हैं। ऐसे में बच्चों, so we are ending this lecture. We will meet a new lesson with new topic. Till then, goodbye. You have a look at the homework. Right? Just have a look at your homework. So it must not be forgotten. We'll continue this week. Okay, children?